हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दी अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे दिसंबर 25 अटेम्प्ट को क्लियर करने का वाटर प्रूफ प्लान। व्हाई वाटर प्रूफ? बिकॉज इसमें सारे एस्पेक्ट कवर किए। कितने रिविजन्स होने चाहिए? अच्छा, मिनिमम 3 रिविजन्स। कितना टाइम पीरियड मिलेगा हर रिविजन को, एंड क्या क्या स्ट्रैटेजीज होगी, कैसे कैसे आप आगे बढ़ोगे, डेली रूटीन क्या होगा, डेली प्लानिंग क्या होगी, एंड थोड़े कुछ हैक्स जो हम यूज करके ये अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करते हैं, मैंने इसको देखो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपका बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स आएंगे जिनके बोथ ग्रुप का अटेम्प्ट है, एंड वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनका सिंगल ग्रुप का अटेम्प्ट है। अब जैसे कि आपको लेक्चर्स खत्म करना होता है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होता है। दिस इज द वेरी बेसिक एंड फर्स्ट टारगेट ऑफ एवरी सीएस स्टूडेंट्स कि लेक्चर्स टाइम पे खत्म हो, कोई भी बैकलॉग ना रहे लेक्चर्स। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप के लिए अपियर कर रहे हैं उनको लेक्चर्स खत्म करने हैं अपने 10th ऑफ सितंबर तक, क्योंकि जब आपके लेक्चर्स खत्म होते हैं 10th ऑफ सितंबर को, उसके बाद आपके पास 3 मंथ्स यानी 90 डेज का टाइम पीरियड होता है क्या, ताकि आप इसमें 3 रिविजन एटलीस्ट कर सको। ठीक है, उसके बाद जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं ना, उनका सिलेबस वो आराम से 10 अक्टूबर तक भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में ऐसा है कि अक्टूबर के 10 या 15 तारीख तक ही उनका सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके पहले होता ही नहीं है। सो सिंगल ग्रुप के लिए 10th ऑफ अक्टूबर इज द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ लेक्चर्स। पहली चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी देखो क्या होता है ना, लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद अब आता है असली चीज, जहां पे आपको आपकी सेल्फ स्टडी मेहनत से ये एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है। सिर्फ लेक्चर्स देखने से अगर स्टूडेंट एग्जाम पास कर जाते हैं तो ऐसे बहुत से मतलब रिजल्ट, फिर तो 85% बच्चा फेल होता है, ऐसा तो रिजल्ट आता ही नहीं। 15% 20% बच्चा पास होता है सीएस में, आपको भी पता है अच्छे से। सो लेक्चर्स खत्म होने के बाद हर स्टूडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिनिमम 3 रिविजन्स करे। अब 3 रिविजन्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बोथ ग्रुप के लिए और ग्रुप सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो चलो देखते हैं। देखो मैंने स्क्रीन पे डेट्स एंड वगैरह सब कुछ लिखा है अच्छे से। अगर आप फर्स्ट रिवीजन की बात करो तो 11th ऑफ सितंबर से स्टार्ट करके 15th ऑफ अक्टूबर को आपको इसको खत्म करना है। अप्रोक्सीमेटली अगर मोटा मोटी देखो तो सितंबर के 20 दिन, अक्टूबर के 15 दिन, 35 डेज में कोशिश ये करना कि बोथ ग्रुप का आपका एटलीस्ट एक रिवीजन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अगर आप ऊपर ऊपर से देखो तो आपको हर सब्जेक्ट को 5 डेज मिलते हैं, बट आपको एक ही सब्जेक्ट पकड़ के उसको 5 दिन में खत्म नहीं करना है, ये पॉसिबल नहीं है। सबको साथ में लेके चलो, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपका फर्स्ट रिवीजन चालू होता है 11th ऑफ अक्टूबर से लेके तो 11th ऑफ नवंबर तक। ये मोटा मोटी 30 डेज का रिवीजन है आपको। इसमें आपको हर सब्जेक्ट को, अगर आपका ग्रुप 1 है तो 4 सब्जेक्ट है, अगर मोटा मोटी देखो तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए 7 डेज मिलते हैं, और अगर आपका ग्रुप 2 है तो उस केस में आपको 10 डेज पर सब्जेक्ट मिलते हैं। बट आपको कंटिन्यूअसली एक सब्जेक्ट उठाया और उसी के पीछे पड़ गया 10 दिन में उसी को खत्म किया, ये चीज काम नहीं करेगी। इसका रीजन मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। दूसरी चीज, अब आता है सेकेंड डिवीजन पे। फर्स्ट डिवीजन बहुत डिटेल्ड थरो होता है, सेकेंड डिवीजन उससे थोड़ा कम डिटेल्ड होता है, क्योंकि इसमें आप ऑलरेडी वो सारी चीजें पढ़ चुके हो। अब आपको क्या करना है, धीरे 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 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ऐसा नहीं है कि बाकी की चीजें छोड़नी है, हाँ, बट जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो सेकेंड डिवीजन स्टार्ट होता है 16th ऑफ अक्टूबर से 15th ऑफ नवंबर। इसमें भी ऑलमोस्ट आपको 30 डेज का टाइम मिलता है। सपोज किसी स्टूडेंट का फर्स्ट रिवीजन में कुछ टॉपिक बच जाता है तो वो ये प्लान करे कि सेकेंड रिवीजन के स्टार्टिंग के 2-3 दिन में वो टॉपिक्स वो देख के खत्म करे। ठीक है, सो ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है सेकेंड रिवीजन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिलने का। वरना अगर सेकेंड रिवीजन है तो वो तो मैं 20 डेज का भी रख सकती थी, बट ये मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट रिवीजन आप 45 डेज लगा लो, 50 डेज लगा लो, स्टिल कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो बच जाएंगे और हम फिर उसी में फंसे रह जाते हैं, हम आगे का देखते ही नहीं है। इसलिए फर्स्ट रिवीजन में इतने टाइम पीरियड में इतना करना ही है। अगर नहीं होता है, कुछ बच जाता है, तो सेकंड रिवीजन के स्टार्टिंग के 2-3 दिन में उसको एडजस्ट करना है। सेम चीज एप्लीकेबल होती है जो सिंगल ग्रुप दे रहे उनके लिए भी। सिंगल ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो आपका सेकंड रिवीजन स्टार्ट होता है 12th ऑफ नवंबर से 30th नवंबर। इसमें आपको 20 डेज मिले हैं, अप्रोक्स 21 डेज आपको इसमें मिले हैं। इसमें आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे ध्यान देना है। अब आती है बारी थर्ड रिवीजन की। थर्ड रिवीजन स्टार्ट होता है 15th ऑफ नवंबर से 10th ऑफ दिसंबर। अप्रोक्सीमेटली 15 दिन मिलता है हर सब्जेक्ट को
1.5 से 2 दिन, 1.5 से 2 दिन, ये आपको सीखना समझना बहुत जरूरी है। थर्ड रिवीजन इज द इम्पोर्टेंट रिवीजन, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि क्या आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन को कैसे करते हो, कंप्लीट अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे करते हो, रिवाइज कैसे करते हो बिफोर 1 डे ऑफ एग्जाम। इसीलिए थर्ड रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुमको उस रिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है ना जो तुमको पेपर के 24 घंटे, जो तुमको 12-13 घंटे का गैप मिलता है दूसरे पेपर में, लाइक क्योंकि हमको पेपर में हॉलीडेज तो होते नहीं है, तो इस वजह से दो पेपर के बीच में गैप है, उसमें कैसे रिवीजन करना है, ये आपका थर्ड रिवीजन आपको इसके लिए प्रिपेयर करता है। एंड अगर आपका कोई सिंगल ग्रुप है तो आपका ये रिवीजन स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको पर सब्जेक्ट के लिए 2 दिन मिलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। सो अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट इजी है उसको आपको जल्दी खत्म करना है ताकि आप दूसरे बड़े सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर सको। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, 8 डेज बिफोर एग्जाम हम यूजुअली क्या करते हैं, एग्जाम आती है तो उसके 8 या 10 डेज हम रिजर्व रखते हैं पहले के, ताकि हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट को फिर से एक बार रिवीजन दे सके। अगर देखा जाए तो दिस इज द फोर्थ रिवीजन, ये हमारा फोर्थ रिवीजन भी है और एग्जाम के पहले का रिवीजन भी इसको बोला जाता है। सो इसमें क्या स्पेशल है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको रिवर्स साइकोलॉजी यूज करनी है, यानी जो पेपर एकदम आखिरी में होने वाला है, सपोज आपका टैक्स का पेपर है जो सबसे लास्ट में होता है बोथ ग्रुप वालों का, तो टैक्स के लिए आपको पढ़ना कब है, स्टार्टिंग में ही पढ़ना है, लाइक 15 नवंबर 10 दिसंबर हो गया, 11th एंड 12th दिसंबर आपको टैक्स पढ़ना है। ऐसे करते करते रिवर्स मेथड से आप जाओ, ताकि सपोज आपका जेआईजीएल का फर्स्ट पेपर है, उसके 2 दिन पहले आपके हाथ में जेआईजीएल का ही सब्जेक्ट हो और बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी रिवाइज हो गए हो। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, ये आपको यूज करनी है। सेम एप्लीकेबल होता है सिंगल ग्रुप वालों को भी, रिवर्स साइकोलॉजी मेथड अप्लाई करो, रिवर्स अप्लाई करो, ताकि जो पेपर लास्ट में उसको सबसे पहले एग्जाम के 8 डेज में सबसे पहले उसको पढ़ो, ठीक है। उसके बाद अब चलो ये रिवीजन डेट्स एंड ये आपने बहुत वीडियोस में देखी होगी, शायद नहीं भी देखी होगी, तो आपको अब समझ में आ गया। अब आती है डेली रूटीन क्या होता है, क्योंकि एक तो होता है लाइक हमने मंथली रूटीन बना लिया, अब डेली रूटीन क्या होता है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो मिनिमम आपको दिन में 3 सब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे, आप सीएस एग्जीक्यूटिव का बोथ ग्रुप दे रहे हो तो। और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको मिनिमम 2 घंटे उठाने ही, मतलब मिनिमम 2 सब्जेक्ट उठाने ही उठाने हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम हमारा तो ग्रुप 2 है, हमको तो 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। बेटा जो आपका ग्रुप 2 है ना, उसमें टैक्सेशन, ईसीआईपीएल जो है वो थोड़े से टफ सब्जेक्ट्स है, जिसमें फेमा आता है, टैक्स में तो इतने सारे चेंजेस है इस बार दिसंबर अटेम्प्ट में, क्योंकि जीएसटी का पूरा रेट ही चेंज हो गया, तो आपको नहीं लगता ये एप्लीकेबल होगा, आपको नहीं लगता इस पे ध्यान देना चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पे होने वाली है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद मिनिमम स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो मिनिमम 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 10 पढ़ोगे तो एक्चुअल आउटपुट निकल के आएगा 7 से 8 घंटे। अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो मिनिमम 8 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 8 घंटे पढ़ोगे तो जो आउटपुट निकल के आएगा उसका वो 5 से 6 घंटे का होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी ने 15 घंटे पढ़ाई कर ली, 15 घंटे का सारा पढ़ा हुआ उसके दिमाग में सेव है, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ ना कुछ तो जरूर भूलेगा, भले इंसान कोई भी हो। मैक्सिमम कितनी देर पढ़ना है, मैक्स 14 आवर्स पढ़ो, सिंगल ग्रुप है मैक्स 12 आवर्स पढ़ो, इससे ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बर्नआउट हो जाएगा, एक 2-4 दिन फॉलो कर पाओगे, उसके बाद क्या करोगे, फिर से आगे वही पे जहां से शुरू किया था। ये गलती कभी भी मत करना। तो मैक्सिमम भी एक डिसाइड कर लो कि नहीं, कितना भी मन करे कुछ भी हो, एक स्लीप साइकिल, एक हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। वरना बहुत स्टूडेंट्स का ऐसा होता है पढ़ाई तो दुनिया की कर ली, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तबीयत खराब करके बैठ गए। तो इसके बाद थ्रू आउट योर एंटायर सीएस जर्नी आपको एक चीज करनी है, प्रिपेयर योर ओन नोट्स। अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट कीवर्ड्स और शॉर्ट नोट्स को हाईलाइट करना, लिखना कभी भी मत भूलना, बिकॉज ये आपका एक गेम चेंजर है। ये आपके पेपर को, आपके जो आंसर राइटिंग स्किल्स है उनको बहुत ज्यादा अच्छा कर देते हैं। अब क्या करना है, स्पीड मेंटेन करनी है। स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज आती है, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते रह गए, एक ही पेज पे 2 घंटे लगा दिए पढ़ने में। भाई 2 घंटे में आपका एक चैप्टर रीड हो सकता था अगर छोटा होता तो आपको स्पीड मेंटेन करनी है, रुकना नहीं है कहीं पे अटक जाओ तो। अब उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, फिर देखना है टाइम मिले तब कि हाँ ये नहीं आ रहा है, ये छूट गया, अभी इसको कैसे करें। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम भी स्टूडेंट ही रहे एक टाइम पे, कभी कभी क्या होता है हमको कोई चीज ना बिल्कुल समझ ही नहीं आती। मतलब सपोज मुझे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन चैप्टर है, बट मुझे कंसिलिएशन का मतलब ही नहीं पता चल रहा। अब मुझे जाना पड़ रहा है किसी को यूट्यूब पे, किसी को सर्च कर रही हूँ मैं, किसी के लेक्चर देख रही हूँ। उस टाइम पे पूरा लेक्चर नहीं देखना,
टाइम स्टैम्प पे जाओ, जो रिक्वायर्ड है उतना ही कॉन्सेप्ट देखो, उसको बंद करो, वापस आओ, खुद से पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ नहीं समझा चैप्टर, आप पूरे ही चैप्टर का फिर से रिवीजन लेक्चर देख रहे हो। ऐसे से आपकी जो टाइम है वो बहुत वेस्ट होगा, अननेसेसरी आप उन चीजों पे टाइम लगा दोगे जो रिक्वायर्ड भी नहीं थी। उसके बाद आती है मैराथन। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि मैराथन से बहुत अच्छा प्रिपेयर होता है मैम, ये होता है वो होता है, मैराथन देखे या नहीं देखे एग्जाम के पहले। व्हाट आई यूज्ड टू डू ना, मेरा एक रूल था, मैराथन में कभी भी दिसंबर अटेम्प्ट के नहीं प्रेफर करती थी एक्सेप्ट टैक्सेशन, क्योंकि इसमें चेंज आते हैं। मैं क्या करती थी, जो एग्जिस्टिंग मैराथन है, जो पिछले अटेम्प्ट के लिए यूज करे, मतलब जो पिछले अटेम्प्ट के लिए टीचर्स ने रिकॉर्ड करे, मैं हमेशा उसको प्रेफर करती थी। वो भी कब, जब मैं अपने फर्स्ट रिवीजन में होती थी, क्योंकि मुझे ना दिन दिन भर अकेले बुक पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो इसलिए मैं क्या करती थी, अगर 12 घंटे का कंपनी लॉ का मैराथन है तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, 1 घंटा उसमें इनकॉर्पोरेशन की बात करिए, 1 घंटा केएमपी चैप्टर की बात करिए, तो मैं बस वो रिवीजन देखती, अपने नोट्स पे आती, उसको पढ़ती, रिवीजन देखती, अपने नोट्स पे आती, उसको पढ़ती। तो इससे हुआ क्या, एक ही बार में मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया, एक ही टाइम पे मैंने 2 बार रिवाइज किया, पहला लेक्चर देख के, दूसरा खुद पढ़ के। तो ये चीज आपको भी इंप्लीमेंट करनी है। और इसके बाद में क्या करती थी, क्योंकि जो मैराथन मैंने देखा है वो तो प्रीवियस अटेम्प्ट को एप्लीकेबल था, तो इस अटेम्प्ट के लिए जो अमेंडमेंट्स है मैं 100% श्योर करती थी कि मैं कभी भी अमेंडमेंट्स छोड़ के ना जाऊं। आप मानो या ना मानो, 15 से 25% पेपर हमेशा अमेंडमेंट से बनता है, फिर वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। उसके बाद पीवाईक्यूज, देखो आप बहुत सारे लोग खुद से प्रैक्टिस करते हो, लाइक क्वेश्चंस देखते हो वगैरह वगैरह। जब मैंने ये चीज करी, जब मैंने स्कैनर से पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने स्कैनर से पढ़ा, मैंने स्कैनर में कभी भी आंसर्स नहीं देखे, क्योंकि उसमें आंसर्स गलत होते हैं। मैंने हमेशा पीवाईक्यूज में सिर्फ क्वेश्चन पढ़े हैं, स्कैनर्स में, टैक्समैन में सिर्फ क्वेश्चंस पढ़े, मैंने कभी भी आंसर नहीं पढ़ा। बिकॉज आंसर आपको खुद ढूंढना चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आए, इंटरप्रेट हो, आंसर आप खुद जाके ढूंढो, तभी कोई सेंस बनता है पीवाईक्यूज को देखने का, वरना कोई सेंस नहीं बनता। छोड़ के जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुमको जस्ट रटना ही है वो चीज। उसके बाद सम स्टडी हैक्स, सबसे पहला है आरआरआर। व्हाट इज आरआरआर? आरआरआर मतलब क्या होता है, रिविजन रीड रिविजन, रिविजन रीड रिविजन। ये आपको तब तक करना है ना जब तक आपका अटेम्प्ट निकल ना जाए। अब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, आप कैसे कोई चीज लॉन्ग टाइम तक रिटेन करोगे, नहीं कर पाओगे। सिंपल है, इसको क्रैक करने का एक ही सोल्यूशन है, बार बार रिवाइज करो। सपोज मैंने आज जितना पढ़ा है, अगर मैं सोने से पहले 15-20 मिनट ऊपर ऊपर से भी उसको देख लूं, और दूसरे दिन सुबह उठ के एक बार स्क्रॉल डाउन कर लूं कि हाँ मैंने ये टॉपिक्स कल खत्म किए थे, तो बहुत इजी हो जाता है रिटेन करना, और ये आपकी एक स्किल भी डेवलप करता है। उसके बाद आता है टेस्ट सीरीज। क्या सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए? अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो किसी टीचर की लेना, किसी इंडिविजुअल की, या फिर कोई स्टूडेंट इसको रन कर रहा है, या फिर कोई रैंकर इसको रन कर रहा है, उनकी टेस्ट सीरीज प्लीज अवॉइड करना। रीजन बताती हूँ, अगर वैलिड लगे तो ही मानना, वरना कमेंट में गाली देके जाना, ठीक है। सबसे पहली चीज मुझे बताइए, एक रैंकर है, उसने भले ही उसकी किसी भी लेवल पे रैंक हो, रैंक मैटर करती है, डेफिनेटली वो बंदा सल्यूट के लायक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रैंक, अगर आज की डेट में उसको पेपर देने हम बैठाए तो क्या वो फिर से वही सेम रैंक क्लेम कर सकता है? आपको भी इस पे डाउट है, मुझे भी इस पे डाउट है। बट एक टीचर जो 15-15 रैंक ला रहा है हर अटेम्प्ट में, उस पे ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, या फिर किसी पास्ट रैंकर पे जिसको पास आउट होके भी 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 4 साल, 2 साल, 1 साल हो गया है, किस पे ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए? उन टीचर्स पे जो हमेशा रैंक ला रहे हर 6 महीने में। तो आई ऑलवेज प्रेफर, अगर टेस्ट सीरीज मिले तो टीचर्स की लगाओ, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, फिर किसी की भी आप 2 फुल टेस्ट, 1 फुल टेस्ट लेके दे सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस है, डेफिनेटली है, ये राइटिंग प्रैक्टिस 100% आपकी अच्छी करते हैं। एंड टेस्ट सीरीज जब भी परचेस करो, देखो हमारा पैसा नहीं है, हमारे मम्मी पापा का हार्ड अर्नड मनी है, हम कहीं कमाने नहीं जाते, हम उनके पैसों पे खाते हैं, ठीक है। तो जब भी इस टेस्ट सीरीज वगैरह वाली चीज में इन्वेस्ट करो ना, 2 चीज मेक श्योर करना, पहले टेस्ट सीरीज लेने से पहले सैंपल पेपर जरूर मांगना, दूसरी चीज टेस्ट सीरीज लेने के बाद हर एक टेस्ट अटेम्प्ट करना, ठीक है, तो ही टेस्ट सीरीज लेना, वरना मत लेना, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट चला जाए तो भी चलेगा, बट ऐसे करना है तो मत लेना, ठीक है।
उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस खुद से नहीं होती, राइटिंग प्रैक्टिस आपको खुद से नहीं होती इन द सेंस बोलने का ये है कि आपको लिखना, बैठना, वो प्रेशर हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप खुद से नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ नहीं आया तो आप तुरंत बाजू के बुक में देख के उसको लिख दोगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये करना कि एटलीस्ट दिन में आप एक क्वेश्चन तो लिख सको अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हो तो। और जो स्टूडेंट चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ले रहे हैं वो तुरंत अभी सितंबर अक्टूबर के मंथ में टेस्ट सीरीज लेना है तो ले ले, इसके बाद ना ले, बिकॉज आप उतने चैप्टर वाइज टेस्ट दे ही नहीं पाओगे तो लेके करोगे क्या? सिंपल सी बात है। इसके बाद अब ये जो जुलाई से लेके दिसंबर तक का सीजन है ये फुल ऑफ शादी है, फुल ऑफ फेस्टिवल्स है, फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन है और शायद आपका इसमें खान पान में वगैरह थोड़ा सा अगर चेंज आ गया तो आपकी हेल्थ इश्यूज भी इस मंथ में, इस पीरियड में ज्यादा हो सकते हैं और अल्टीमेटली आपको एग्जाम का प्रेशर, आपको इससे थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है बिकॉज सीएस एग्जाम्स आर नॉट दैट इजी, तो आपका स्लीप शेड्यूल भी बिगड़ सकता है। ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसको अभी से प्रेडिक्ट कर लो कि किस टाइम पे क्या क्या चीजें होने वाली है, अकॉर्डिंगली प्लान करो। जरूरी नहीं है आपका किसी फेस्टिवल में शामिल होना, जरूरी नहीं है आपका किसी की शादी में जाना, आप नहीं जाओगे तो शादी नहीं रुकेगी, बट आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपका अटेम्प्ट जरूर लग जाएगा, इतना मैं बता सकती हूँ। तो दिस इज द ओवरऑल प्लान, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर योर December 25। सो अब ये आप पे डिपेंड करता है आपको इस वीडियो की कितनी बातें रिटेन करनी है, लिख के लेनी है, नोट्स बनाने हैं एंड अपना अटेम्प्ट क्रैक करना है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। आई होप दिस वीडियो विल एड एटलीस्ट 1% वैल्यू। अगर ये 1% वैल्यू भी ऐड करता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी। एंड आपकी जो स्ट्रैटेजी है, सपोज मेरी स्ट्रैटेजी आपको नहीं पसंद आती है, इसमें कोई भी छोटा मोटा चेंज आपको करना है तो सिंपली इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो। इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है कॉर्पोरेट डॉक्टर CACSCM में, वहां पे मुझे टैग करना और मुझे बताना कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में क्या कमी है और आप उसको कैसे ठीक कर रहे हो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर डिसंबर अटेम्प्ट एंड आई होप मैं आपको अगली इतनी ही प्यारी प्यारी वीडियोस में मिला करूंगी। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।